कुछ दिन पहले मैं वेबसाइट एंड ब्लॉग की फुल एसईओ और ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑफ पेज एसईओ क्या है इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अगर आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट है तो इस वीडियो को देखना, अगर नहीं है तो भी देख सकते हो कि लेकिन आपको ब्लॉग या फिर वेबसाइट क्रिएट करना होगा। तो आपको ऑन पेज एसईओ और एसईओ के बारे में पहले ही बता दिया, तो इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगा ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक देखना। आपको एसईओ के बारे में मतलब आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में अच्छा नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है कि लोग ऑफ पेज एसईओ के बारे में इतना जटिलता से बताते हैं कि बहुत लोगों को इसके बारे में समझ ही नहीं आता। ज़्यादातर लोग तो अभी तक इसके बारे में कंफ्यूज ही रहते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके रखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। साथ ही मैं ज़्यादा टॉपिक रखकर आपको घुमाऊंगा नहीं, बस वही चीज़ बताऊंगा जिससे आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट पर एसईओ करने के लिए इसके दो एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला है ऑन पेज एसईओ और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हमें वेबसाइट के कोडिंग के अंदर काम करना पड़ता है। एकदम इसी के विपरीत ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट के बाहर काम कर उसे वेबसाइट को रैंक कराता है। ऑफ पेज एसईओ को ऑफ साइट एसईओ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बना ली है। ये उसी तरह है जैसे कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है। अब उस बच्चे को आपके अलावा कौन जानता है? सबको जानने के लिए आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व अन्य लोगों को उसके बारे में बताएंगे, तभी ना वो उस बच्चे के बारे में जानेंगे। इसी तरह वेबसाइट को भी दूसरे को बताना ही ऑफ पेज एसईओ का ही हिस्सा है। तो उसके बाद बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं। अगर आपने अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर लिया है तो आपका वेबसाइट ऑफ पेज एसईओ के लिए तैयार है। अगर ऑन पेज एसईओ नहीं किया तो वीडियो देखो पहले ऑन पेज एसईओ का, उसके बाद इस वीडियो को देखो। पहले एसईओ कर लो, ऑन पेज एसईओ पहले कर लो, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ में आना, ठीक है। या मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसे आपको अपने वेबसाइट के साथ करना है। तो पहला पॉइंट है वेब मास्टर। नंबर 3 जो पॉइंट है वो सबसे जरूरी पॉइंट है, ठीक है, उसको आपको देखना ही होगा। तो पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वेब मास्टर टूल कनेक्टिविटी। तो वेबसाइट के सभी कोडिंग और ऑन साइट एसईओ करने के बाद सबसे पहला काम आप अपने वेबसाइट को गूगल और बिंग के वेब मास्टर टूल में सबमिट करें। इसी टूल की मदद से ही आपका वेबसाइट गूगल और बिंग के सर्च रिजल्ट में दिखाई देता है। अगर आप अपने वेबसाइट को यह सबमिट नहीं करते हैं तो आपके ऑन साइट एसईओ करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑन साइट एसईओ में वेबसाइट पर बनाया गया एस1 टैग, मेटा टैग, ऑल टैग, साइट मैप, एक्सएमएल, रोबोट डॉट टीएक्सटी इत्यादि सभी वेबमास्टर के क्रॉलर को निर्देश देने के लिए ही बनाया गया है। आम भाषा में कहे तो ऐसे कोड से आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपका वेबसाइट सर्च रिजल्ट में लिस्ट करे। दूसरा पॉइंट है लिंक बिल्डिंग। ऑफ पेज एसईओ का ये सबसे पॉपुलर तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा ही आपका वेबसाइट गूगल पर नीचे से टॉप तक आता है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत हम अपने वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से लिंक करते हैं। दूसरे वेबसाइट पर बनाया गया लिंक बैकलिंक कहलाता है। जितना ज़्यादा और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका वेबसाइट रैंक करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके इलाके में कोई फेमस मिठाई की दुकान है। सोचिए वो फेमस कैसे हुआ। वो दुकान सालों से अच्छी किस्म की मिठाई लोगों को बेचता है, जिससे बहुत सारे लोगों से उसकी पहचान बनी हुई है। अच्छा ट्रस्ट होने के कारण लोग दूसरों को भी उस मिठाई वाले के बारे में बताते हैं। एकदम इसी तरह वेबसाइट पर भी अच्छे कंटेंट होंगे और कई अन्य वेबसाइट पर उस वेबसाइट के बारे में लिंक के साथ बताया गया है तो गूगल उसे टॉप पर रैंक करेगा। गूगल का क्राउलर सभी वेबसाइट को स्कैन करके चेक करता है कि इस पेज पर कितने लिंक के बारे में बताया गया है। फिर वो उस लिंक पर जाएगा और उसे भी स्कैन करेगा। ऐसे चलता रहता है। गूगल का रोबोट जानता है कि आपका वेबसाइट किन किन वेबसाइट से लिंक है। गूगल का क्राउलर भी दो तरीके से लिंक क्राउल करता है। एक है डू फॉलो लिंक्स और दूसरा है नो फॉलो लिंक्स। तो डू फॉलो लिंक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। इनमें गूगल के क्राउलर को ऑर्डर किया जाता है कि आप हमारे वेबसाइट पर जो लिंक है उसको आगे तक स्कैन या क्रॉल कर सकते हैं। बैक लिंक बनाते समय हमें इस टाइप के लिंक को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। डू फॉलो लिंक्स को रैंकिंग के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। और उसके बाद बात करते हैं नो फॉलो लिंक्स के बारे में। जब किसी लिंक पर नो फॉलो का टैग लगा होता है तो गूगल अपना स्कैनर वही रोक कर वहाँ से वापस चला जाता है। मतलब गूगल को ऑर्डर मिलता है कि आपको ये लिंक फॉलो नहीं करना है। अब सबसे ज़रूरी बात, बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। तो कोई भी दूसरा आदमी आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर क्यों देगा, ये सोचने वाली बात है। बट कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ डाल सकते हैं। आइए जानते हैं उन तरीके के बारे में। तो पहला है गेस्ट पोस्ट। कुछ वेबसाइट्स फ्री में अपने वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट यानी आर्टिकल लिखने के लिए ऑफर करते हैं।
आप वह कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं जिससे आपको उस आर्टिकल में एक लिंक भी डालने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा है ब्लॉग डायरेक्टरीज। अगर आप ब्लॉगर है तो ब्लॉगर कम्युनिटी जैसे इंडी ब्लॉगर, ब्लॉगिंग गड्ढा इत्यादि से जुड़कर अपना आर्टिकल वो सबमिट कर बैकलिंक्स ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है लिंक एक्सचेंज। आप चाहे तो अपने किसी नीचे ब्लॉगर से लिंक की अदला बदली कर सकते हैं जिससे दोनों वेबसाइट को रैंक करने में फ़ायदा होगा। उसके बाद फोरम, ऐसी वेबसाइट जहाँ पर लोग अपने समस्या या जानकारी शेयर करते हैं, वहाँ से भी अपने एक अकाउंट बनाकर लिंक ले सकते हैं। उसके बाद क्लासिफाइड, जस्ट डायल, येलो पेज जैसी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाकर आप वहाँ से भी बैकलिंक ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई जगह से बैकलिंक्स हासिल किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको और रिसर्च करना होगा। गूगल पर आप सर्च करें, इनसे संबंधित लिंक्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैकलिंक्स बनाते समय किन बातों का ध्यान में रखना है। किसी भी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाना उतना आसान काम नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसमें बहुत सी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गलत बैकलिंक बनाते हो तो गूगल आपको वेबसाइट को अपने सर्च से बाहर फेंक देगा। इसलिए मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुने। बैकलिंक बनाते समय आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वालिटी बैकलिंक 50 से 100 अन्य बैकलिंक के बराबर होता है। जिस वेबसाइट का DA मतलब डोमेन अथॉरिटी और PA पेज अथॉरिटी ज़्यादा लोग वहाँ से बैकलिंक बनाए, ठीक है। बैकलिंक बनाने से पहले उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर जरूर चेक कर ले। ज़्यादा स्पैम वाले वेबसाइट से बैकलिंक लेना हानिकारक होगा। कभी भी एक साथ ढेर सारे बैकलिंक एक दिन में ना बनाए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लिंक ही बनाए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एसईओ और बैकलिंक में हमेशा नेचुरल तरीका ही अपनाएं। इससे गूगल के अपडेट से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ऑफ पेज एसईओ का ही हिस्सा है। सभी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल या पेज बनाकर रेगुलर अपडेट रहेंगे तो ये आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए बेहतर होगा। ज़्यादातर सोशल मीडिया से नो फॉलो बैकलिंक ही मिलता है, लेकिन वो लिंक भी काफ़ी कारीगर साबित होता है। ऑन पेज एसईओ करते समय आप जो OG मतलब ओपन ग्राफ टैग बनाए थे, वो टैग सोशल मीडिया पर आपका लिंक कैसे देखेगा इसके लिए बनाया जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गूगल पर वेबसाइट को रैंक कराने की क्या ट्रिक है ये गूगल के अलावा कोई नहीं जानता। किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए अनुभव पर रिसर्च की जरूरत पड़ती है। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ही रैंक करने में आपको आसानी होगी। मैंने जितना बताया है इसे बेस मानकर आप और रिसर्च करें। मेरे पास कई साल का अनुभव है, फिर भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ। ऐसे इसलिए कि गूगल का अपडेट हमेशा बदलता रहता है। सो एसईओ करने में जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा समय इसे रैंक करने में लगता है। इसलिए आपको इसमें पेशेंस रखनी होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई हफ्तों तक गूगल आपके लिंक को सबमिट ही नहीं किया हो, लेकिन अगर एक बार आपको वेबसाइट रैंक कर गए तो बहुत सारे ट्रैफिक आने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑफिस एसईओ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो मुझे फिर भी कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।